हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 12 स्टेट बोर्ड। ठीक है। और इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है अपना इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन और उसके आंसर्स। बेसिकली बच्चों को डाउट आता है कि सर इसके ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से बाहर करें, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव ही समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए आ जाते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव पेज पे। यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेज का। और इसके अंदर लिखा हुआ है, फर्स्ट वन देखते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंस। देखिए, इसका आंसर बेसिकली आपको मिल जाएगा, इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे भी दिया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एमसीक्यूज के और अदर भी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके एक्सप्लेनेशंस मैं यहाँ पे करूंगा एंड उसके आंसर भी साथ साथ में बताते रहूंगा। राइट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स द डिविजन्स ऑफ द प्रॉफिट टेक प्लेस इन डैश रेशियोज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो पार्टनरशिप है, ठीक है, जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अंदर आपको बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कंपलसरी नहीं। पहले तो ये इंडियन पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करना ही कंपलसरी नहीं दिया गया, मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। इस तरीके से आपका पार्टनरशिप होता है इन इंडिया में। देखिए, अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, अच्छा है, क्योंकि वो रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो मतलब वो आपके लिए हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है कि अगर हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस को ऐसा हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया कि कितना पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसमें अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इक्वल, यानी कि पार्टनरशिप जो प्रॉफिट होगा शेयरिंग वो इक्वल बेसिस पे होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। हमें अगर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिंपल सी बात है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, ए डैश इज द टेंजिबल एसेट्स, सो इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स में आप देख सकते हो कि सिर्फ गुडविल ही ऐसा है एसेट जो इनटेंजिबल है, अदरवाइज कैश, स्टॉक, फर्नीचर ये सब आपके टेंजिबल है। फोर्थ क्वेश्चन, इन द absence of the agreement, ठीक है, interest on loan advanced by the partner to the firm is allowed at the rate of dash percentage। तो अगर आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब्सेंस है, यानी कि हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया ही नहीं है, तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, ठीक है, पार्टनर्स का, ये किस बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया 5%, 6%, 10% और 9%। तो क्लास याद रखिए, कभी भी ये क्या होता है आपका 6% पे होता है। राइट। क्योंकि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया और इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ है तो इसका हमेशा आएगा 6%, हमेशा 6% पे इसको अज्यूम करके चलते हैं कि 6% इसका इंटरेस्ट रेट होगा। नेक्स्ट वन दिया हुआ है, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप बिजनेस इज। तो हमने इसका बेसिकली 11 के ओसीएम में, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के बारे में सीखा था, तो उसमें एक डीमेरिट था, अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। तो लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या होगा, अनलिमिटेड होता है, क्योंकि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज होगी वो दोनों पार्टनर्स को अपने पर्सनल जो प्रॉपर्टीज होती है उसको भी सील करके उसको अपना फर्म की लाइबिलिटी पे करनी होती है। तो इसीलिए पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटीज होगी वो अनलिमिटेड होगी दोनों पार्टनर्स के लिए, या दो से ज्यादा है तो भी। राइट। समझा, ये 5 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फोर्स सिंस, ठीक है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि 1932 के अकॉर्डिंग होता है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। चलिए नेक्स्ट वन 7 पे आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर इन द फर्म आर अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। तो पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, मतलब कितने पार्टनर्स बन सकते हैं एक कंपनी के अंदर, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो कितने बन सकते हैं, 50 ऐसे पार्टनर्स बन सकते हैं पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर। राइट। ये एज पर द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। पहले जो इसके पहले था कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, उसमें आपके 50 मेंबर्स नहीं हो सकते थे, लेकिन अभी जो कंपनी एक्ट 2013 आया उसके अंदर 50 मेंबर्स को आप पार्टनरशिप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अभी हम मूव ऑन करते हैं, राइट द वर्ड, ठीक है, perhaps टर्म्स विच कैन बी अ सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड में देना है आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म। तो बताइए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि अ पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पार्टनर, ठीक है। तो जो पार्टनर्स होते हैं वही पार्टनरशिप फर्म्स बना सकते हैं। राइट। याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, अमाउंट ऑफ द कैश और गुड्स
विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर द बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ऐसा पार्टनर्स जो फर्म से, ठीक है, टाइम टू टाइम, बिजनेस से टाइम टू टाइम क्या करेगा कि कैश एंड गुड्स को लेता रहेगा, ठीक है, खुद से फर्म से निकालता रहेगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो ऑब्वियसली इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ ड्राइंग, ठीक है, क्योंकि अगर फर्म से कुछ निकल रहा है तो दैट इज में वो क्या हो जाएगा? ड्राइंग हो जाएगा। अभी इसके अंदर आपको मेंशन नहीं किया गया कि ये पर्सनल यूज है या नहीं है, देखिए बेसिकली यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब पार्टनरशिप फर्म होता है और उसमें से पार्टनर्स कुछ ना कुछ गुड्स निकालते रहता है फॉर द पर्सनल, मतलब निकालते रहता है, तो इतना भी समझ जाइए, तो वो क्या हो जाता है? पर्सनल यूज। और पर्सनल यूज हो जाएगा तो मतलब वो हो जाएगा ड्राइंग, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग दो या दो से ज्यादा पर्सन अगर इन्वॉल्वमेंट होते हैं किसी एसोसिएशन को स्टार्ट करने में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो ऑब्वियसली जब दो या दो से ज्यादा पर्सन हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन की बात किया, एसोसिएशन मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, एक कंपनी हो जाएगी। तो अगर जिस कंपनी में दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वन आते हैं अभी नेक्स्ट फोर्थ, एन एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप फर्म आर रेगुलेटेड। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है यहाँ पे, वही एक्ट यहाँ पे भी अप्लाइड होगा, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम सीख रहे हैं। तो ये जो फोर्थ का आंसर बनेगा वो क्या होगा आपका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप पार्टनरशिप फर्म्स को रेगुलेटेड कर सकते हो। नेक्स्ट वन दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है कि पार्टनरशिप जो फर्म है, ठीक है, अगर वो इंटर होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जो भी प्रोसेस होता है पार्टनरशिप फर्म में इंटर करने के लिए, ठीक है, रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, याद रखिए, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपको क्या करना होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग फर्म को रजिस्ट्रेशन करना होता है, और ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार कौन होता है? जो कंपनी को मैंडेटरी करता है कि यस ये टाइप्स ऑफ द फर्म ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, या पार्टनरशिप फर्म है, तो इसके लिए आपको हर एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म, अगर पार्टनरशिप, अगर हम फॉर्म देखें तो ये रिटर्न फॉर्म में क्या होता है? तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। मोस्ट ऑफ दी हम डीड का यूज करते हैं, डीड का मतलब ही क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, याद रखिए, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्रीमेंट अलग है कि डीड अलग है। तो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों सेम होता है, लेकिन हम इसको अकाउंट की लैंग्वेज में या प्रॉपर लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं डीड। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद है नेक्स्ट, अंडर दिस मेथड, ठीक है, अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं होता है। देखिए जब भी आप सम सॉल्व करते हो तो आप उसमें एक करंट अकाउंट बनाते हो, याद है? करंट अकाउंट में क्या होता है? बेसिकली जो हम कैपिटल का अमाउंट होता है ना, वो एज इट इज, ठीक है, जैसा आपके क्वेश्चंस में दिया होता है कैपिटल अकाउंट, एज इट इज हम उठा के क्या करते हैं कि पार्टनर के लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं, सॉरी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लिख देते हैं। देखिए उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं करते, उस कैपिटल के अंदर ना हम ड्राइंग को लेस करते हैं, ठीक है, ना ही हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। जितना भी ट्रांजेक्शन होता है या एडजस्टमेंट होता है उसको हम सीधा पास कर देते हैं करंट अकाउंट साइड में। तो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड, याद रखिए। फिक्स कैपिटल मेथड ये इंडिकेट करता है आपके करंट अकाउंट को, फिक्स कैपिटल मेथड, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सम्स करोगे, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में टोटल फाइव सम्स दिए हुए हैं आपको करंट अकाउंट के बेसिस पे, तो ये आपको याद होना चाहिए कि करंट अकाउंट मतलब फिक्स कैपिटल मेथड को इंडिकेट कर रहा है और जिसमें कैपिटल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट वन, प्रपोर्शंस इन विच पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या पूछा है? प्रपोर्शंस ऑफ शेयरिंग द या शेयर्स द प्रॉफिट। तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, ठीक है, या तो इसको हम बोलते हैं PSR शॉर्ट में, हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। पार्टनर्स क्या कहते हैं? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के बेसिस पे प्रॉफिट को शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सच कैपिटल मेथड इन विच ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर।
तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि बताइए कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम कैपिटल अकाउंट मेथड या कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं हर एक पार्टनर्स में। ठीक है, मतलब इसके अंदर आपको कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करना है। ठीक है, और इसके बियॉन्ड आपको कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। जैसे कि अभी आप सम्स कर रहे हो तो करंट अकाउंट के लीव करके ऐसा कोई सम जो करंट अकाउंट का नहीं है, तो उसमें आप क्या करते हो कि हर एक पार्टनर का इंडिविजुअल कैपिटल आप कैलकुलेट करते हो, आप कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हो, कैपिटल अकाउंट में सब आप एंट्रीज पास करते हो। ठीक है, तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि कैपिटल आपका चेंज हो रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक, फ्लक्चुएटिंग या फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक होता है आपका फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। याद रखिए, फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, जिसमें आप करंट अकाउंट बनाते हो, और जिसमें आप करंट अकाउंट नहीं बनाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्लियर, जिसमें आप करंट अकाउंट बना दिए उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स कैपिटल मेथड, और जिसमें हमने करंट अकाउंट नहीं बनाया उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द अकाउंट टू विच ऑल एडजस्टमेंट आर मेड व्हेन द कैपिटल इज फिक्स। देखिए यहाँ पे भी आ गया सेम क्वेश्चन, यहाँ पे बोला कि जितना भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, उसको हम विदाउट कैपिटल को छुए पास कर सकते हैं, मतलब कि जो भी आपका कैपिटल है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसे अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अकाउंट पूछा है क्लास, याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको अकाउंट बोला हुआ है, तो अकाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें करंट अकाउंट आ जाएगा। अगर इसमें मेथड पूछता तो हम क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड लिखते हैं, लेकिन अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, करंट अकाउंट। ठीक है, ऐसा कोई अकाउंट बताओ जिसका जो भी एडजस्टमेंट, कैपिटल का जो भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, वो आपको पास करने मिले, या तो विदाउट कोई कैपिटल अमाउंट चेंज किए आप पास कर सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे करंट अकाउंट। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू, राइट। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि ऐसा कोई एक्सपेंस, देखिए उसका डेट नहीं आया है पेमेंट करने का, फिर भी आप उसको पे कर रहे हो, तो आप ऐसा कोई एक्सपेंसेस बताओ। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होना चाहिए। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो हम एडवांस में ही पे करते हैं, मतलब कि विदाउट ड्यू डेट, मतलब आपको ड्यू डेट नहीं आया है फिर भी आप क्या कर रहे हो, उसको पेड कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ड्यू डेट का यहाँ पे ड्यू दिया है, ड्यू मतलब कि जो भी आपका डेट आएगा, ठीक है, लमसम जो भी डेट दिया गया है आपको, उस डेट पे आपको पेमेंट करना है, लेकिन आप उससे पहले पेमेंट कर रहे हो, बिफोर दे आर ड्यू, तो उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। द अकाउंट दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग ईयर्स। ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इस पे पूरा चैप्टर ही आपका डिपेंड है। इसमें पूछा हुआ है कि ऐसा कोई अकाउंट बताओ, देखिए, जो हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि फाइनल ईयर पे बनाते हैं फाइनेंशियल ईयर के, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट, राइट, क्योंकि ये 31 मार्च एवरी ईयर बनता है। नेक्स्ट है एन एसेट्स विच कैन बी ए कन्वर्टेड इनटू द कैश इजीली। ठीक है, ऐसा कोई एसेट्स जो इजी, ठीक है, इजी वे में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है, आप उसको करंट एसेट्स भी बोल सकते हो और उसको लिक्विड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, याद देखिए, उसको और भी क्या बोल सकते हैं हम, लिक्विड बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, करंट एसेट्स बोलो या लिक्विड एसेट्स बोलो, तो दोनों का मीनिंग सेम है, और ये दोनों इजीली क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि कैश, कैश तो कैश में ही रहेगा, बैंक कैश में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, डेटर्स, सैंडी डेटर्स, ये करंट एसेट्स है, ये कन्वर्ट हो सकता है, स्टॉक ये करंट एसेट्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल ये भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये सब क्या है, आपके करंट एसेट्स है। नेक्स्ट, एसेट्स में बेसिकली मैं आपको बता दूं कि 3 टाइप्स होते हैं, एक तो करंट एसेट्स होता है, दूसरा होता है फिक्स एसेट जिसमें आपका फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरीज, ये सब आते हैं। एंड नेक्स्ट वन आता है आपका फिक्टिशियस, जो थर्ड टाइप है। फिक्टिशियस यानी कि जो ऐसे एसेट्स से जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं एसेट्स के ऊपर, ठीक है, एसेट्स से लेकिन वो एक्सपेंसेस हो रहे हैं एसेट्स पे, इसलिए उसको हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग है इसमें 14 क्वेश्चन, ऑर्डर इन विच फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे पूछा है ऑर्डर, पूछा है ऑर्डर इन विच फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द
बैलेंस शीट। तो इसमें आप क्या बता सकते हो? तो जो सबसे इसमें मुझे कि ऑर्डर बताना है आपको, ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग फिक्स एसेट्स। तो आप फर्स्ट वन बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करते हो? ठीक है, अगर हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखें तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशंस। ठीक है, मतलब कि ऐसे एसेट जो कि शॉर्ट टर्म पर्पस पे होते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशंस को पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी कि जितना भी मेरे पास शॉर्ट टर्म पर्पस में एसेट्स है, ठीक है, या करंट एसेट्स है, तो उसको मैं पहले ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशंस। राइट, याद रहेगा। नेक्स्ट थिंग, द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस बोला है यहाँ पे कि ऐसा अकाउंट बताओ जो बिजनेस के सेलिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में आपका क्या आता है? सेलिंग एक्सपेंसेस में आपका तो पहला तो सेलिंग एक्सपेंसेस खुद एक एक्सपेंसेस है, वो आ गया। फिर उसके अंदर आपका एडवर्टीजमेंट आता है, फिर इसमें डिलीवरी आता है, इसमें कन्वीनियंस आता है। ठीक है, तो ये सब जो पार्ट है, जो भी मतलब सेलिंग को हेल्प करता है, तो उसको कहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कि इसमें क्या बोला कि डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है एज पर कंपेयरिंग टू द क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड देखेंगे तो उसकी वैल्यू कम है, लेकिन डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस लॉस। ठीक है, क्योंकि हमने सम को भी सॉल्व किया हुआ है तो आपको आइडिया रहेगा, अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, अगर डेबिट साइड का ज्यादा रहेगा तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का ज्यादा बैलेंस होगा तो उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट।